हेलो बच्चा सब, आज हम आपके सामने कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण या तो समतल या तो उत्तल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो है उत्तल दर्पण का बाहरी भाग पे ही प्रकाश किरण वस्तु से रिफ्लेक्ट करता है, आपतित होता है, क्योंकि इसका पिछला भाग कलई किया हुआ रहता है। तो यहाँ वस्तु से इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये वस्तु से इसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण पर छोटा बनेगा और सीधा भी बनेगा। छोटा, सीधा और आभासी बनेगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता, देखिए इसमें अवतल दर्पण है जिसका कि अंदर धंसा हुआ भाग पे प्रकाश रिफ्लेक्ट करता है, बाहरी भाग कलई किया हुआ रहता है। वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो ये इसका वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा, और जो कि वास्तविक एवं उल्टा होगा। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? किसी शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए देखिए हम उत्तल लेंस का यूज, इसको समझिए। ये देखिए, ये जो है इसका फोकल लेंथ कम होता है। इसका उत्तल लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? कम होता है। और कम होने की वजह से जो फोकल लेंस है ना, इसका प्रतिबिंब क्या होता है? इसका प्रतिबिंब जो है हमेशा आवर्धित होगा, क्योंकि इसका फोकल लेंस छोटा होता है और इससे आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कम फोकल लेंस का उत्तल लेंस लेने से इससे आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और इसको कौन सा लेंस कहेंगे? इसको अभिसारी लेंस कहेंगे। मतलब प्रकाश किरण एक जगह पे केंद्रित होती है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है दृष्टिपटल। इसको समझिए। ये आई है आपका, आई में रेटिना पे, यहाँ जो अंदर का सबसे लेयर है, यहाँ पे प्रकाश किरण आपतित होती है और प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। तो यही सबसे अंदर वाले पार्ट को रेटिना कहते हैं। इसी को रेटिना कहते हैं। तारे का टिमटिमाना प्रकाश किस घटना को दर्शाता है? तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये अगर तारा है तो तारा जो है ये विरल से सघन इससे प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है। अब विरल से सघन माध्यम में जाने से जरा सा माध्यम चेंज होने से अपवर्तनांक भी चेंज होता है। वो जैसे कि आप अपवर्तनांक समझ रहे हैं ना, वायु से जैसे कि कांच में जाने से अपवर्तनांक वही है। विरल से सघन अपवर्तनांक भी चेंज होता है। तो थोड़ा सा प्रकाश हमें टिमटिमाते से हमारी आंखों पे जो पड़ती है वो टिमटिमाता सा प्रतीत होता है। इसका मेन रीज़न वही है, प्रकाश जो है विरल से सघन माध्यम में जाती है, इसीलिए अपवर्तन जो होता है वो टिमटिमाता हुआ सा दिखता है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया। इसको समझिए। ये जो नेत्र गोलक है, ये आगे इसमें इस दृष्टि दोष में निकट में वस्तु तो दिखता है, लेकिन दूर का इसलिए नहीं दिखता क्योंकि आगे ही प्रतिबिंब बन जाता है। और जब अवतल लेंस लगाते हैं ना, ये अपसारी लेंस, तो ये प्रकाश किरण को दूर पे रेटिना पे जाके केंद्रित कर देती है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। V बराबर होता है W/Q, मतलब कार्य बटा आवेश। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में समान अंतर पर जोड़ा जाता है।
जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा। प्रत्यावर्ती धारा AC की आवृत्ति क्या है? प्रत्यावर्ती धारा AC की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। अब इसको समझिए, ये आवृत्ति क्या है। जब हम एक कण को कंपन कराते हैं तो वो उसमें जो फ्रीक्वेंसी पैदा होती है वो इसका फ्रीक्वेंसी का जो कंपन का तरीका है ये एक आयाम पूरा करता है इस तरह से। तो यह इसकी इस तरह यह 50 आवृत्ति का प्रत्यावर्ती धारा होता है। इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। वह कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर ही रूपांतरित करती है। BaSO4 प्लस Na2SO4 से इसमें दो मुख्य तत्व है जो एक दूसरे को विस्थापित करती है। तो इसमें चूंकि दो मुख्य तत्व है इसलिए ये द्विविस्थापन होगा। अगर सिर्फ एक ही मुख्य तत्व एक ही विस्थापित करती तो वो सिर्फ विस्थापन होता, लेकिन इसमें एक दूसरे को विस्थापित करती है इसलिए द्विविस्थापन होगा। और उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उपचयन पहले समझ ले, हम क्या बताए थे, O से ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, तो ऑक्सीजन का जो एडिशन हुआ उसको आप शॉर्टकट में ऐसे ऑक्सीजन से याद रह, O से ऑक्सीडेशन, O से ऑक्सीजन। इसी ऑक्सीजन को रोकने के लिए, इसी ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए ऑक्सीजन का हटना क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए ऑक्सीजन को हटाने वाले पदार्थ को प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। तो इस तरह यह उपचयन को रोकता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। इसको आप इस तरह से HCO3 से याद कर सकते हैं। CO2 जो है वो हमेशा फ्लफी फूलने के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो क्या कहते हैं, इसलिए CO2 जो CO3 है वो ब्रोक डाउन CO2 में करता है और वो फूलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। CO2 के वजह से कोई भी चीज़ फूलती है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि इसमें वाटर नहीं होता है, बाकी वॉशिंग सोडा में वाटर होता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। यह है सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला, इसको भी समझ ले। यहाँ वैलेंसी समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। Na की वैलेंसी +1 होती है और CO3 की -2। तो इस तरह आप एक दूसरे की वैलेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो CO इधर इसलिए यहाँ 2 लगा और ये 1 है तो नहीं लिखते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसमें 4 से 8% तक एसिटिक अम्ल होता है। तांबा जस्ते के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा जस्ते के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। इसमें Cu+Zn होता है। और कांसा में जो होता है क्या कहते हैं, कांसा का कॉपर होता है। तो कांसा को ब्रॉन्ज क्या कहते हैं, ब्राश कहते हैं। तो इसमें एसन होता है, Cu के साथ इसमें एसन मिला रहता है। निम्न में कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? कमरे के ताप पर द्रव में पारा रहता है। एल्किन का समांतर समझो, एल्केन का CnH2n+2 होता है और एल्किन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो यहाँ पे एल्किन है मतलब ये वाला होगा। कीटोन का क्रियात्मक समूह, इसको आप ऐसे तोड़ के समझ सकते हैं। कीटोन का क्रियात्मक समूह ये होगा। इस तरह से ये कीटोन जो है ब्रेक डाउन करता है। इस तरह से ये रिएक्शन में तोड़ के भाग लेता है। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? इसको समझिए। देखिए ये जो हमने बनाया हुआ है ये क्षैतिज हो गया और ये क्या हो गया, क्षैतिज का ऊर्ध्व हो गया। ऊर्ध्व को इंग्लिश में वर्टिकल कहते हैं और क्षैतिज को हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल जो होता है ये आवर्त होता है। आवर्त कितने होते हैं? 7।
और वर्ग कितने होते हैं? 18, टोटल 18 में विभाजित होते हैं। तो ये आवर्त जो होता है वो क्षैतिज होता है, वर्ग जो है वर्टिकल होता है। पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? यह जाइलम के द्वारा होता है। अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? यह कूटपाद से भोजन का पाचन करता है। दीर्घरोम कहाँ पाया जाता है? दीर्घरोम छोटी आंत में पाया जाता है। जो उंगली के जैसा संरचना निकला रहता है, ये जो हमने बनाया है, ये क्या करता है? पचे हुए भोजन को अवशोषित करके सेल में भेजता है, जहाँ उससे ऊर्जा का माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा का विमोचन होता है। रैनवियर्स गांठ कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन में पाई जाती है। न्यूरॉन जो होता है वो क्या करता है? न्यूरॉन सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्न में से अनैच्छिक क्रिया जो है चबाना नहीं है, क्योंकि ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। बाकी उल्टी, लाराना, दिल की धड़कन सब ऐच्छिक है। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? देखिए, बहुखंडन क्या होता है ये देखिए, एक सेल जो होता है वो बहुखंडित होते रहता है। तो प्लाज्मोडियम में इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, इसी को बहुखंडन कहते हैं। इस फ्रम्बरी नामक संरचना कहाँ पाई जाती है? या अंडाशय में पाई जाती है। इसको समझिए, यह जो है ओवरी है, इसके ओवरी के जो ऊर्ध्व जैसे संरचना निकले, प्रवर्ध जैसी जो संरचना, उसी को फैम्ब्रेन कहते हैं। ब्रायोफिल किस भाग द्वारा जनन करता है? ये देखिए, हमने ब्रायोफिल का पत्ता बनाया है। इसके साइड पे बिना जड़, इसको बिना मिट्टी में डाले भी, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का मिट्टी भुरभुरा भी देंगे, नहीं तो ऐसे भी ये रूट फेंक देते हैं। ये ऐसे पत्ते के द्वारा जनन हो। जीन की रासायनिक संरचना डीएनए है, क्योंकि ये आनुवांशिक गुणों का भार होता है और डीएनए में ये संरक्षित रहता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसको समझिए। नवीकरणीय ऊर्जा है क्या? नवीकरणीय जिसको कि रिसाइकलिंग हम कर सकते हैं। बाकी नाभिकीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा को हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। इस तरह हमारा MCQ समाप्त होता है।